दर्शकों, हमारे साथ में एक शख्स जुड़ा हुआ है, अभिभूषण जी, जिन्होंने एक पहल की है और उन्होंने अलग अलग व्हाट्सएप के ग्रुप बनाए हैं, लोगों को जोड़ने का काम किया है। निचले तबके से लेके ऊंचे तबके तक का, पढ़े लिखे से लेके नहीं पढ़े लिखे लोगों तक का, सब तक पहुंचने का काम किया है। तो सबसे पहले हमें जानना जरूरी है, देखिए चाहिए तो सबको, लेकिन क्या चाहिए वो भी तो पता चले ना। ये जो प्रदेश काउंसिल है, ये किस चिड़िया का नाम है, या तो जो असेंबली बोल रहे हैं, ये किस चिड़िया का नाम है। सबसे पहले दर्शकों, हम आपको एक बात बताएंगे, जो हमारी संविधान है उसकी जो बॉडी है, उसमें लोकसभा है, राज्यसभा है, प्रेसिडेंट होता है। उसके बाद में इन बॉडियों को आप हटा दें, जो पार्लियामेंट का हिस्सा होता है, इसको छोड़ने के बाद में दो और हिस्से आते हैं जो स्टेट के पास में होते हैं। एक होता है LA और एक होता है LC, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। अभयभूषण जी, अभी एक चीज बताइएगा, क्या चीज की मांग आप कर रहे हैं, चाहिए क्या? जी, सबसे पहले तो मैं नमस्कार करना चाहूँगा आपको भी, आरिश भाई, और आपके चैनल के सभी दर्शकों को। जैसे कि आपने पूछा क्या चाहिए हमें, अंडमान में अभी फिलहाल जो आप स्थिति देख रहे हो, आज जो हो रहा है हमारे पास में, एक कहावत है ना कि हमारे आसपास में जो भी होता है प्रकृति में, उसका जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है वो प्रकृति है। लेकिन अंडमान में ऐसा नहीं है। अंडमान में IAS लोग ये सोचते हैं कि जो भी हमारे आसपास में इस आइलैंड में हो रहा है और जो होगा और जो हो सकता है वो केवल और सिर्फ मेरे वजह से होगा। इसको बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी आज हमारे आइलैंड्स में एक जहर बन चुका है। हमारे आइलैंडर्स के पास में एक भी डेमोक्रेटिक वॉइस नहीं है, कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। इसी चलते हमने डिमांड किया, जैसे मैंने एक डिमांड शायद आपको आज दिख रहा होगा कि मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। एक्चुअली मैं इस चीज़ को काफ़ी पहले, बहुत पहले टाइम से मैं ट्वीट कर रहा हूँ, तकरीबन 2 साल से। आप ट्विटर में जाके चेक करोगे या तो 2020 से आपने पहल शुरू की है? जी 100%। मैं जब से कोविड आया, कोरोना काल में जब हमने देखा कि ब्यूरोक्रेसी और IAS का कितना यहाँ पे मतलब दादागिरी चल रहा था और लोकल पॉलिटिशियंस जो थे, जो चाह के भी अपने लोगों का मदद नहीं कर पा रहे थे। मैं उसी समय एक्चुअली किसी और जगह पे रहता था, वहाँ से अंडमान आइलैंड्स में वापस आया कोविड की वजह से। और उस समय जब आके मैं दूसरे स्टेट में रहता था, एक्चुअली मैं स्टेट में मैंने पॉलिटिशियंस को एक पावरफुल पोजीशन में देखा है और मैंने उनको ये देखा है कि पॉलिटिशियंस जो चाहते हैं, अगर उनके पास में कोई कुछ भी लेके जाता है या तो किसी चीज का पहल करना होता है, तो पॉलिटिशियंस के पास में फुल पावर होता है कि वो उसको डिसीजन में बदले और उस डिसीजन को किस तरीके से इंप्लीमेंट करे। तो वो इंप्लीमेंटेशन का कमी मुझे उसी समय से खलने लगा जब मैं यहाँ वापस आया। और कहीं ना, और मैं कुछ भी करना चाहता था तो मतलब देखता था कि मतलब फाइनल एट दी, मतलब जब वो फाइनल स्टेज में पहुंच जाएगा तो उसमें उसके ऊपर में, आपके ऊपर में एक IAS ऑफिसर बैठा हुआ है जो ये फैसला करेगा कि ये करना है या नहीं। तो आपका जो प्रोसेस ऑफ मेहनत है, जो मेहनत आपने उस प्रोसेस में लगाई, ये टोटल वेस्ट हो जाता है। मतलब सारे डिसीजन IAS लेते हैं। अभिभूषण जी, क्या ऐसी जरूरत महसूस हुई कि अंडमान निकोबार में आपको लगता है कि ये काउंसिल आने से कोई बदलाव आएगा? और ये अभिभूषण जी, आपको क्यों लगता है कि अंडमान में ये जो प्रदेश काउंसिल है, पहले तो मुझे आप ये बता दीजिए, असेंबली मांग रहे हैं कि काउंसिल मांग रहे हैं आप? जी देखिए, असेंबली और अंडमान निकोबार को एक टोटल स्टेटहुड बनाने का जो डिमांड है, ये पहला बार स्टार्ट नहीं हुआ। ये जब से हमारा संविधान और जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है, पहली बार जब पार्लियामेंट में जब हमारे यहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के गए थे, तो ये उसी समय से ये डिमांड जो है वहाँ पे हमेशा प्रेजेंट होते आ रहा है कि हम लोगों को यहाँ पे एक स्टेटहुड चाहिए। इनिशियली आप ज्योग्राफिकली देखिएगा तो अंडमान निकोबार बहुत मेनलैंड से बहुत डिस्टेंस में है और शुरुआती समय में ऐसा था कि ड्यू टू ज्योग्राफिकल कंडीशंस और कनेक्टिविटी के कारण जो है, और हमारे यहाँ पे सबसे पहली बात मैं बताना चाहूँगा कि अंडमान आइलैंड्स जो है ये डिपेंड है मेनलैंड के ऊपर में बहुत सारी चीज़ों में। आप तकरीबन 80% ऑफ द चीज़ जो है वो इम्पोर्ट होता है और बहुत सारी चीज़ जो है हमको सेंटर पे डिपेंड करना ही होगा। तो शुरुआत में यूनियन टेरिटरी का एक कॉन्सेप्ट बनाया गया सरकार के द्वारा। तो यूनियन टेरिटरी का कॉन्सेप्ट में ये था कि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, जहां पे कम पॉपुलेशन वाले लोग रहते हैं, उन जगहों को हम स्टेटहुड नहीं देंगे और उनको हम यूनियन टेरिटरी बनाएंगे। तो उस दौरान जब फिर धीरे धीरे जब डेवलपमेंट आने लगा, नए मतलब पॉपुलेशन बढ़ने लगा, तो कुछ स्टेट्स जो थे उन्होंने एक डिमांड रखा कि हमें एक प्रॉपर स्टेटहुड चाहिए। तो फिर अब मैं बताना चाहूंगा कि 14th कॉन्स्टिट्यूशन का जो अमेंडमेंट हुआ था 1962 में, जो मुझे हाल फिलहाल में पता चला, जो टेक्निकल पार्ट है, तो उस अमेंडमेंट में एक नया कॉन्स्टिट्यूशन
में एक आर्टिकल को ऐड किया गया 239A, जिसके बेनिफिशियरी सबसे पहले आप पौंडीचेरी को ले सकते हो, वो यूनियन टेरिटरी था, लेकिन उसमें पौंडीचेरी को एक स्टेटहुड दिया गया, एक काउंसिल ऑफ इलेक्टेड बॉडी दिया गया, जिसमें वो खुद अपने बॉडी को चूज कर सकते हैं, इलेक्ट कर सकते हैं और अपने मिनिस्टर्स का चुनाव कर सकते हैं। असेंबली है उनके पास में, 100% असेंबली है। और पौंडीचेरी के बाद में गोवा है, हिमाचल प्रदेश है, तो ऐसे कई सारे उदाहरण हैं। तो उसी समय अंडमान के लिए भी जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी मतलब इस बिल को वहां पे रखा गया, तो ये डिमांड चलता गया और 1979 में फाइनली जो उस समय के हमारे मिनिस्टर थे, उन्होंने होम मिनिस्ट्री के द्वारा हमें एक प्रदेश काउंसिल का सेटअप जो है दिया गया। प्रदेश काउंसिल का मैं बताना चाहूंगा, प्रदेश काउंसिल का जो फर्स्ट इलेक्शन हुआ वो 1981 में हुआ और जब प्रदेश काउंसिल दिया गया था उस समय ये भी कहा गया था कि ये जो है ये परमानेंट नहीं है, ये आपको टेम्पररी दिया जा रहा है और इसके बाद में आप पहले इस चीज को एग्जीक्यूट करिए, वहां पे इंप्लीमेंट करिए, आप किस तरीके से प्रोसेस में लाओगे, फील्ड में लाओगे इस चीज को, उसके बाद में जो है इसको अपग्रेड करके आपको असेंबली देंगे। ठीक, पहला स्टेप जो है काउंसिल का होगा, उसके बाद में असेंबली का होगा। अभी भूषण जी, अभी हमारे अंडमान का जो कंडीशन है, इसमें आपको क्या लगता है क्या आ सकता है, असेंबली आएगा या तो फिर काउंसिल आएगा? क्योंकि मैं ये एक चीज क्लियर बता दूं, पूरे हिंदुस्तान में जो है 7 ही स्टेट है जहां पे ये काउंसिल और असेंबली चल रहे हैं। इसका एग्जांपल देखिए मैं बताऊंगा तो तुम मजा कर करके एक छोटे से वर्ड के मैं बताऊंगा। टी से तेलंगाना, यू से यूपी, बी से बिहार, एम से महाराष्ट्र, जे से जम्मू जो निकल चुका है 2019 में जो यूनियन टेरिटरी बन गया, और के से कर्नाटका और ए से जो है आंध्रा। ये स्टेट ऐसे हैं जहां पे एलए भी चल रहा है और एलसी भी चल रहा है, असेंबली भी चल रहा है और काउंसिल भी चल रहा है। लेकिन पूरे के पूरे हिंदुस्तान में क्या आपके नॉलेज में ऐसा कोई भी यूनियन टेरिटरी है जहां पे काउंसिल चल रहा है और सक्सेसफुली चल रहा है? आरिश भाई, आपने जो जिन जगहों का नाम लिया वहां पे, वो टोटल मैं बताना चाहूंगा, एक मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, एक मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो एक इलेक्टेड बॉडी है, ठीक है, और उनको एडवाइजरी बोर्ड के तहत मतलब एक और पैनल बनाया गया जो सारे स्टेट्स में अभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। जैसे बिहार में भी रिसेंटली इंप्लीमेंट हुआ है MLC, जिसको हम मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं, तो वो एक अलग चीज हो गया। हमारे अंडमान में हमको प्रदेश असेंबली चाहिए, सॉरी नॉट प्रदेश काउंसिल, मैं डिमांड कर रहा हूं कि मुझे हम लोगों को एक लेजिस्लेटिव असेंबली चाहिए जिसमें हम। आप काउंसिल की मांग नहीं कर रहे हैं? नहीं, काउंसिल की मांग, आप असेंबली मांग रहे हैं? जी बिल्कुल। ठीक, अभी थोड़ा सा इसको और वाजे करके बता दीजिएगा, ये जो प्रदेश काउंसिल का कॉन्सेप्ट हटा के आप असेंबली मांग रहे हैं, इसका प्रोसेस कैसे होगा? जी, सबसे पहले जैसे हमने डिमांड रखा, ये डेफिनेटली 100% बात है कि पहले अवेयरनेस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि लोगों को जागरूक होना है, लोगों को जागरूक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये मैं अकेले अपने लिए नहीं चाह रहा हूं, क्योंकि डेमोक्रेसी आज हम 21st सेंचुरी में रहते हैं अंडमान में, लेकिन जो पहले जो मिनिस्टर्स, जो पहले जो इलेक्टेड बॉडीज के पास में पावर था, आज के जमाने में अगर आप देखोगे तो हम 30 साल आगे नहीं जा रहे, हम 30 साल और पीछे आ गए हैं, जहां हमारे पास में कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन के पास में। हम अगर वोट देके एक नेता को चुनते हैं तो उस नेता के पास में कुछ पावर ही नहीं है कि वो हमारे डिमांड को किस तरीके से पूरा करे। सिलेक्टेड और इलेक्टेड में फर्क हो गया। 100 हमें इलेक्टेड के पास जाना था, लेकिन बार बार हम लोग सिलेक्टेड ऑफिसर के पास जा रहे हैं और उससे कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा है। अभी भूषण जी, इसमें एक रोशनी मैं आपकी चाहूंगा। कुछ लोगों का कहना है कि पंचायत इलेक्शन के बाद पीआरआई के पास पावर नहीं है, पीआरआई बिल्कुल एकदम बेजान हो चुकी है, बस इतना ही है उनके पास में कि कचरे उठाना, गाड़ी में पहुंचाना, बस इतना ही बच गया। तो ये भी एक वजह हो सकती है, आपको लगता है कि ये असेंबली नहीं होने की वजह से, काउंसिल नहीं होने की वजह से दिन ब दिन उनकी पावर घटती जा रही है और दूसरे और जो आईएएस हैं उनके पावर बढ़ते जा रहे हैं? क्या इसमें भी कुछ ऐसा लग रहा है? जी बिल्कुल सही बात है, ऐसा बिल्कुल है। क्योंकि आप एक एग्जांपल लीजिए, ग्राम पंचायत जो हमारे अंडमान निकोबार में टोटली अभी 70 ग्राम पंचायत है, जिसमें से आप देखोगे, आप किसी भी पंचायत के बाहर जब जाओगे तो वहां पे एक बोर्ड लगा रहता है बड़ा सा कि दिस इज द ऑफिस ऑफ ग्राम पंचायत प्रधान। उसका मतलब ये होता है प्रधान के अंडर में बहुत सारे वार्ड मेंबर्स होते हैं, उसके पास में एक इलेक्टेड काउंसिल होता है जिसको हम वार्ड मेंबर कहते हैं पंचायती राज में।
तो वो उन वार्ड मेंबर्स को लेके एक काउंसिल चलाता है, जिसका मेन मुख्य प्रेसिडेंट और मुख्य चेयरपर्सन जो होता है, डिसीजन मेकर, कर्ता धर्ता जिसको मैं कहना चाहूंगा, वो प्रधान होता है। लेकिन जैसे ही इस बार इलेक्शन का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, आपने देखा होगा, आपको भी पता होगा और हम सभी लोग जानते हैं कि एक सर्कुलर पास हुआ था जिसमें इन सारे पावर्स को, प्रधान के पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। थोड़ा सा आप उसमें और रोशनी डालना चाहेंगे अभी जी कि किस तरह की पावर ले लिए, क्योंकि लोगों में चर्चा है कि पावर तो छीन लिया बोल रहे हैं, लेकिन कौन सी पावर छीन ली प्रधान? जी मैं बताता हूं। पावर्स जैसे पहले जो पंचायत सेक्रेटरी जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उन लोगों को एडवाइजरी तौर पे मतलब एग्जीक्यूट करने के लिए, जैसे प्रधान अगर पहले कोई डिसीजन लेता था तो सेक्रेटरी का क्या काम बनता था कि वो उस चीज को एग्जीक्यूट करे, लेकिन और सेक्रेटरी रिपोर्टिंग पहले जो है वो प्रधान को करती थी, लेकिन और जितने भी सारे डीआरएम स्टाफ्स हो गए, एमटीएस स्टाफ हो गए, वो सारे लोगों का अटेंडेंस जो है वो प्रधान लेता था, क्योंकि वो सबसे मुख्य भूमि पे वहां पे कार्यरत है। लेकिन अभी कैसे हो गया, अब सेक्रेटरी को प्रधान मतलब सेक्रेटरी जो है वो सीधे अपने ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर या जो भी स्पेशल ऑफिसर वहां पे अपॉइंटेड है उनको डायरेक्टली रिपोर्ट करेंगी, ना कि अपने प्रधान को। ठीक है, जो उसका पावर था, जो अटेंडेंस पावर होता था, वो सीधे सीधे एडमिनिस्ट्रेशन के जी। और इसके अलावा जो पहले चेक साइनिंग अथॉरिटी, चेक साइनिंग पावर था, वो सिर्फ और सिर्फ पहले ग्राम पंचायत के जो इलेक्टेड बॉडी प्रधान ही करता था, और अभी शायद एक लिमिटेड अमाउंट तक ही वो सैंक्शन भी कर सकता है, और उसमें भी उनको शायद पंचायत सेक्रेटरी का अप्रूवल चाहिए। बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे, और यहाँ तक कि डीआरएम का जो अपॉइंटमेंट करता है ना प्रधान, अपने हिसाब से वो ले भी नहीं सकता है। ठीक है। अभी जी हम लोगों ने देखा है कई स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे पंचायत राज जो है वो पूरे के पूरे जो सिस्टम का है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक बुनियाद होता है, एक ढांचा होता है, वहां पे देखा गया जो बेसिक जो डॉक्यूमेंट होते हैं, बीपीएल सर्टिफिकेट बनाना हो गया, आपका डोमिसाइल बनाना, ये सारे पावर जो है प्रधान के हाथ में होता था। धीरे धीरे पावर पूरा एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में चला गया। एक चीज आप बताइएगा, जैसे हमारे जो केंद्र शासित प्रदेश है, गवर्नर होता है जिसको राजा भी कहते हैं, और नाम राजनिवास रख दिया। वो राजा का तख्त खत्म हो गया, लेकिन वो राजनिवास का तख्त आज भी खत्म नहीं हुआ। ये बड़ी अचंभित की बात है। उसके बाद चीफ सेक्रेटरी आते हैं, और उसके बाद में पीआरआई का पूरा मजमा है। इसके बीच में कमिश्नर कम सेक्रेटरी का एक पोस्ट को ला दिया गया। आपको क्या लगता है ये पोस्ट को लाने की वजह कि सेक्रेटरी के ऊपर काम ज्यादा बढ़ गया, इस वजह से लाया कि इसके पीछे कुछ और पर्दे में चल रहा है? देखिए, मैं उतना टेक्निकली तो एडमिनिस्ट्रेटिव का जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसमें मैं उतना अभी शायद मुझे उतना जानकारी नहीं है, लेकिन आईएएस का पोस्ट एक एक्स्ट्रा बढ़ा के तो मैं तो इसको मतलब एक तरह से ज़रूरत वाली चीज़ ही समझता हूं, क्योंकि जब हमारे पास में एक इलेक्टेड बॉडी है तो अब जैसे अध्यक्षा होता था पहले, मैं एक बताना चाहूंगा कि जिला परिषद के जो जितने भी मेंबर्स हैं वो अपने अध्यक्षा को चुनते थे, तो उनका जो प्रोटोकॉल था वो पहले डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर जो हम आज बोलते हैं डीसी, उनके बराबर और इक्विवेलेंट होता था। तो वो कुछ भी डिसीजन अगर लेता था तो पहले अध्यक्षा से मतलब उनके साथ में तालमेल साठ-गांठ होता था और उनके सहमति से ही ये चीजें होती थी। तो ये जो आप बोल रहे हो कमिश्नर कम सेक्रेटरी, तो मुझे लगता है कि एक एक्स्ट्रा पोस्ट ऐड करके, एक्स्ट्रा ब्यूरोक्रेट को ऐड करने के बजाय में अगर हम एक इलेक्टेड बॉडी को उस जगह पे बैठाए तो वो ज्यादा बेटर होगा। ठीक, ये दर्शकों आपको बता दें ये स्पेशल पावर दिए जा रहे हैं कमिश्नर कम सेक्रेटरी को, जो पीआरआई मेंबर है और जो ऑफिसर है, सेलेक्टिव लोकल ऑफिसर्स होते हैं, उनके पावर्स को खींच के यहाँ पे दिया जा रहा है। अभी जी मुझे एक चीज बता दीजिएगा, मान लेते हैं काउंसिल आ गया या असेंबली आ गया, दोनों के आने से अंडमान के जनजीवन में क्या फर्क आ सकते हैं? जल जीवन आम शब्दों में बताइए ताकि दर्शक समझ जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, फर्क तो आएगा ही। हम चाहते हैं कि हमारा जो शासन हो, हम जिसको रिप्रेजेंट करें, हम जिसके पास में तकलीफ लेके जाए, वो ऑफिसर ना हो, ब्यूरोक्रेट या आईएएस ऑफिसर ना हो। मैं चाहता हूं कि मैं जिनको वोट देके जिसको चुनूंगा मैं उसके पास जाऊं, जवाबदेही तय हो उसकी। बिल्कुल, क्योंकि मैं उसको वोट दे रहा हूं और वो मुझे जवाब देने के लिए हक, मतलब मैं उसे हक से सवाल पूछ सकता हूं कि मैंने आपको वोट दिया है, आप मुझे ये काम करवा के दीजिए। लेकिन ऑफिसर के दफ्तर में अगर मैं जाऊं वो काम करवाने के लिए तो मुझे महीनों घूमना पड़ेगा, और ये अंत में उनका ही फैसला होगा कि वो मेरा काम करेगा या नहीं करेगा। ठीक है।